स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जापान भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कई सारे जो लोन्स हैं उसमें जापान भारत की काफ़ी मदद करता है। और जब भी जापान भारत के रिलेशंस की बात आती है तो आपको पता ही है भारत के लोग अक्सर शिंजो आबे को याद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जापान में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो रहे हैं और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने अगस्त में ही अनाउंस कर दिया था कि वो रिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हैं शिगेरू इशिबा। ये आप देख सकते हो खबर, शिगेरू इशिबा 67 इज जापान न्यू पीएम आफ्टर विनिंग क्लोजली फॉट पोल्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार ये इलेक्शन कौन सा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत चर्चा तो नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है जापान के अंदर, साथ ही साथ जो शिगेरू इशिबा हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या पब्लिक उनको पसंद करती है, क्योंकि इस समय जापान की अगर आप हालत देखोगे इकोनॉमिकली वो बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है। तो क्या वो उस चीज़ को संभाल पाएंगे, भारत के साथ क्या इंपैक्ट होगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो लास्ट प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं शिगेरू इशिबा ये जापान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और यहां पर लंबे समय से वो कोशिश कर रहे थे कि वो जापान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए और ये उनका 5th अटेम्प्ट था। बताया जा रहा था कि प्रॉब्ली ये उनका आखिरी अटेम्प्ट है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए और फाइनली 9 कैंडिडेट्स की रेस में उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। मैं आपको बता दूं शिगेरू इशिबा ये जापान के 102nd प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं और यहां पर 1 अक्टूबर को उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और उसी दिन 1 अक्टूबर को फूमियो किशिदा वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पद से हट जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर कौन सा इलेक्शन हुआ है, क्योंकि अगर आप जापान की पार्लियामेंट देखोगे वहां की जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जापान की पार्लियामेंट को याद रखिएगा इसको डाइट कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर 2 हाउसेज हैं, जैसे भारत में भी लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से वहां का जो लोअर हाउस है दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका जो इलेक्शन हुआ था लास्ट वो हुआ था 2021 में और 4 साल का कार्यकाल होता है। मतलब अगला जो इलेक्शन होना था वो होना था अक्टूबर 2025 में। तो यहां पर ध्यान रखिए जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं इस समय तो ये वहां के पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम भारत की बात करें, मान लो आज के डेट में जो पार्टी पावर में है भारत में वो है आपकी बीजेपी, एनडीए का अलायंस है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन है, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मान लो इन केस नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाते हैं तो यहां पर जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट होगा, क्योंकि उनको मैंडेट मिला हुआ है अगले 5 सालों के लिए। तो उसी प्रकार से अगर आप लास्ट इलेक्शन देखोगे जापान के अंदर तो वो पार्टी जो पावर में आई थी वो है एलडीपी, दैट इज लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और ध्यान रखिएगा ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कई दशकों से जापान के अंदर सत्ता में है और इनफैक्ट शिंजो आबे हो गए या फिर फूमियो किशिदा ये सभी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहां पर जो ऑपोजिशन में पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है वो है आपका सीडीपी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्टी ऑफ जापान, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो वहां का जो लोअर हाउस है उसमें टोटल 465 सीट्स हैं और इसमें आपको क्लियर देखने को मिलेगा जो मेजॉरिटी है वो एलडीपी के पास है और इसीलिए वो इस समय पावर में है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उन्हीं पार्टी के होंगे। तो यहां पर फूमियो किशिदा ने अगस्त में ही अनाउंस कर दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हटेंगे, क्योंकि देखिए उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी कम हो गई थी, लोग भी शायद उतना पसंद नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ जो करप्शन के केसेस हैं वो सामने आ रहे थे, जापान का इकोनॉमिक जो है वो भी काफ़ी डूब रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसी को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हट जाएंगे और यहाँ पर जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो एलडीपी के अंदर ही चुनाव हुआ। जो एलडीपी के मेंबर्स हैं उनके पार्टी मेंबर्स हैं उन्होंने ही आपस में चुनाव करके यहाँ पर जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं
शिगेरू इशिबा, उनको चुन लिया। और यहां पर एलडीपी में से जैसा मैंने आपको बताया टोटल 9 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और इसी की वजह से ये जो पूरा इलेक्शन था उसको बहुत ही हिस्टोरिक माना जा रहा था, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्ली यहां पर ये आखिरी प्राइम मिनिस्टर हैं इस पार्टी से, एलडीपी से, जो इस पार्टी को संभाल सकते हैं अगले चुनाव के लिए। वो काफी पॉपुलर भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट है एलडीपी के अंदर अगर आप देखोगे तो इशिबा को मिला। और उनके सेकंड नंबर पर जो आई थी वो थी तकाइची। और तकाइची कोशिश कर रही थी कि वो जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन वो इशिबा से हार जाती हैं। मैं आपको बता दूं जो पहला राउंड हुआ था उसमें किसी को भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिला था। जो 9 कैंडिडेट्स में फाइट हो रहा था उसमें किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। और इसी की वजह से यहां पर सेकेंड राउंड में गया जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हुए वो यहां पर लड़े। और आप देख सकते हैं इशिबा को 215 वोट मिला और तकाइची को 194 वोट्स मिला। और मैं अगेन फिर से रिपीट करूंगा कि एलडीपी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही आपस में ये चुनाव करके उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। खैर यहां पर अब हो क्या रहा है, बात ये हो रही है कि अभी देखो जो जनरल इलेक्शन है जापान के अंदर वो तो आपका अक्टूबर 2025 में होना है जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन इशिबा जो है अब वो कोशिश कर सकते हैं कि ये चुनाव जल्दी कराया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लोगों के मैंडेट से आते हो ना चुनकर, वो एक अलग बात होती है। आपके पास पावर होता है, आपके पास एक तरह से लोगों का सपोर्ट होता है कि आप बड़े बड़े रिफॉर्म्स ला सको, इकोनॉमी को सुधार सको, देश को संभाल सको। तो हो सकता है कि प्रॉब्ली इशिबा जो है जल्द से जल्द ये अक्टूबर 2025 वाला चुनाव उसको पहले ही करा दें। खैर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर अगर हम इशिबा के बारे में बात करें तो देखिए बताया जाता है कि वो पब्लिक में काफी पॉपुलर हैं। लेकिन होता क्या है ना पॉलिटिक्स में कि आप सिर्फ पब्लिक में पॉपुलर होकर प्राइम मिनिस्टर के पद पर या फिर प्रेसिडेंट के पद पर नहीं आ पाओगे। आपको साथ ही साथ अपने जो साथी लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में लोग हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप भारत में देख लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, उनमें अगर कोई पर्सन बहुत पॉपुलर है पब्लिक में तो जरूरी थोड़ी है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अल्टीमेटली पार्टी पावर में आती है और पार्टी चुनती है किसको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर उनके कई सारे डिफरेंसेस थे। जो इशिबा हैं उनका आप देखोगे तो शिंजो आबे जो रह चुके हैं या फिर अभी प्रेजेंट में किशिदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सभी के साथ काफी सारे डिफरेंसेस थे। और वो काफी जो अपनी बात है वो काफी बढ़ चढ़कर रखते थे। लेकिन क्या है ना कि यहां पर अब क्योंकि एलडीपी जो पार्टी है वो क्राइसिस में चल रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब ऐसा है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं एलडीपी के अंदर वो अपने डिफरेंसेस साइड रखकर इशिबा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर पार्टी को बचाने की अब कोशिश हो रही है। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। इशिबा जो हैं वो किस तरह से आगे चीजों को ले जाएंगे, जापान को किस दिशा में ले जाएंगे। देखो अभी करंट में अगर आप देखोगे तो जापान बहुत ज्यादा रिलाई करता है अमेरिका के ऊपर, मिलिट्री सपोर्ट वगैरह स्पेशली अगर आप देखोगे तो अमेरिका की तरफ से सपोर्ट किया जाता है जापान को। और यहां पर इशिबा जैसा मैंने आपको बताया ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो यहां पर उनका जो पूरा कैंपेन था वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर काफी फोकस था। तो यहां पर बोला यह जा रहा है, इशिबा ने पुश ये किया कि देखिए हम यूएस मिलिट्री का जो बेसिस है जापान में उसके ऊपर और थोड़ा निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ यहां पर जो यूएस की मिलिट्री है उनका जापान में, ईस्ट एशिया में जो भी कुछ किया जाता है उनके ऊपर भी हम अपनी बात को ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इशिबा ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश यह है कि एशिया के अंदर जो एशिया के कई सारे देश हैं वहां पर एशियन नेटो बनाया जाए। जैसे कि आपको पता है इस समय जो नेटो है दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका हो गया, यूरोप के कई देश हो गए। इसमें होता क्या है कि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला हुआ तो वो सभी नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला माना जाता है। तो मान लो कल के डेट में जापान जो है भारत के साथ और भी कई सारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं एशिया में, जापान के जो दोस्त हैं उनके साथ मिलकर अगर इस तरह का अलायंस बनाता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। अब ये प्रपोज किया है इशिबा ने। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर इशिबा का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा पार्टनरशिप रहे, बेटर रहे, लेकिन वॉशिंगटन के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। हम पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। लेकिन देखिए यहां पर जापान के लिए ये करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है जापान का अगर आप मैप देखोगे और उसके आसपास के पड़ोसी देश देखेंगे, जैसे कि चाइना की अगर हम बात करें तो वो काफी अगेंस्ट है, उनका अलग इश्यूज चल रहा है यहाँ पर आइलैंड्स वगैरह को लेकर। साथ ही साथ ऊपर रशिया है, अब चाइना रशिया काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, आपको पता ही है वहां से कभी भी ये लोग रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते हैं जापान
की तरफ और टेस्ट करने लगते हैं, मिसाइल्स वगैरह अक्सर टेस्ट किया जाता है। तो जापान कहीं ना कहीं उनको मदद चाहिए होता है यूएस का। तो ऐसा नहीं है कि जापान जो अभी इशिबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अपनी डिपेंडेंसी यूएस से पूरी तरह से हटा लेंगे, लेकिन हाँ उनका ऐसा सोचना है कि कम से कम उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ये कोशिश है। खैर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बाकी चीज़ों की बात करें, क्या वो जापान की ट्रेजेक्ट्री यहाँ से बदल सकते हैं? देखो अभी मैं आपको बोल रहा था कि जापान के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारे करप्शन के स्कैंडल सामने आए, केसेस सामने आए। फिर इसके अलावा जो इकोनॉमी है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है। स्पेशली मैं आपको बता दूं पिछले 30 वर्षों से जो पूरी इकोनॉमी है जापान की वो स्टैग्नेंट है। जी हाँ, स्टैग्नेंट है वहीं की वहीं। और इसी की वजह से वहां पर लास्ट 30 इयर्स बोला जाता है इसको, कि पिछले 30 साल में जापान जहां खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन हो गया, कई सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसमें भी जापान काफी पीछे है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखिए तो वो मॉनेटरी ईजिंग की तरफ है। मतलब जापान की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कई वर्षों से जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है उसको एकदम जीरो, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ की जो करेंसी है वो काफ़ी नीचे चली गई थी। जापान का अगर आप करेंसी देखोगे येन, वो लगातार नीचे गई। लेकिन अभी इशिबा के आने से अगर आप देखेंगे तो उसकी करेंसी थोड़ी सी अप्रिशिएट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। ये पिछले 5 दिनों का चार्ट है। यहाँ पर 146 के आसपास चल रहा था, $1 इक्वल्स टू येन का वैल्यू। लेकिन जैसे ही इशिबा का प्राइम मिनिस्टरशिप अनाउंस होता है वैसे ही आप देख सकते हैं ये मजबूत हुआ और अभी करीब 142 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसी से आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां पर इशिबा का यह भी कहना है कि हम चाहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया जाए। अब अगर आपको याद हो भारत में भी अभी रिसेंटली जो बजट आया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उसमें भी उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा किया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर बुरा असर पड़ा था। तो वही चीज आपको जापान में भी इसमें देखने को मिलेगा कि उनके इलेक्ट होने की वजह से, क्योंकि वो कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी चाह रहे थे, तो वहां का स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया थोड़ा सा। खैर जो भी है, अब क्वेश्चन ये है लास्ट में कि क्या भारत के ऊपर ऐसा कोई इंपैक्ट आने वाला है? देखो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जापान और भारत काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और जिस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है, जिस तरह से चीजें अभी तक चलती आ रही हैं, लगभग वैसे ही चलती रहेंगी। हाँ, ये एक बात होती है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल शिंजो आबे, उनका एक पर्सनल टच था भारत के साथ, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। तो इससे थोड़ा सा और पुश मिलता है, दोनों देश के दोस्ती में इजाफा होता है। लेकिन खैर जो भी है, यहां पर चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, स्पेशली अभी एलडीपी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। जैसे चीजें चल रही थी चलती रहेंगी। बाकी आपका क्या सोचना है इसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच वन वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर जापान सेंड्स इट्स मिलिट्री सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जापान ने किस देश में पहली बार अपनी मिलिट्री को भेजा था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।